अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये वीडियो लेक्चर जो है वो ME इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 18.4 और ये 18.4 जो है वो मुख्तलिफ एक्सरसाइज है। प्रीवियस आपने जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं ये उसमें सबसे मुख्तलिफ है, लेकिन आसान है। अगर आप जो है ये 5 थ्योरम समझ लेंगे तो ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। अब थ्योरम्स क्या हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो सॉल्व करनी पड़ती हैं, लेकिन थ्योरम की मदद से आपको बार बार नहीं सॉल्व करनी पड़ती। आप बस थ्योरम लगाते हैं और उसको बस सॉल्व कर देते हैं। मतलब थ्योरम एक कंडीशन होती है जो कि आपको पता होती है। जब भी कभी आपको उस कंडीशन की ज़रूरत होती है तो आप वो कंडीशन इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर और उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं। अब थ्योरम डिटेल में हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में और मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 5 थ्योरम है, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हो सके तो चैनल का लिंक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी जो है ये चैनल पहुँच सके। तो आए इसको जो है वो हम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, सबसे पहले है हमारे पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। अब ये थ्योरम क्या कहता है मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कोई मुश्किल थ्योरम नहीं है, बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे इन थ्योरम्स के बगैर नामुकम्मल होगी। इन वर, ठीक है, टेंडो। तो ये है आपके पास पहला थ्योरम, थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। अब इस थ्योरम के मुताबिक आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास ये कंडीशन दी हुई होगी ना, A, B और C, D, तो इसको आप कैसे लिख देते हैं, A, B और C, D। तो इस थ्योरम में आप क्या करते हैं, आप जो है वो चीज़ों को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। क्या करते हैं आप, रेसिप्रोकल कर देते हैं आप, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं चीज़ों को। अब रेसिप्रोकल कैसे करते हैं आप, B को C बना दे, B को जो है वो एक ही जगह पे लिख देते हैं और A को नीचे ले आते हैं, यानी B डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से D डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में ले जाते हैं और C जो है वो न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो ऐसे करके आप लिख देते हैं थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो को। और अगर इसको आप रेशो की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे B, A और D, C। तो ये है आपके पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो कि आप C और B को आपस में रेसिप्रोकल कर सकते हो। और अगर C और B को रेसिप्रोकल कर रहे हो तो C और D भी रेसिप्रोकल आपके पास होगा। तो ये था थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, यानी इनवर्टेंडो का मतलब है कि आप चीज़ों को रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, ठीक है। बराबर ऐसे कि आपने बस रेसिप्रोकल किया चीज़ों को इस तरह से। अब आ जाते हैं थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या कहता है आपके पास। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो के मुताबिक, यहाँ मैं लिख देता हूँ THEOREM, थ्योरम ऑफ ALTER, अल्टरनेंडो, ठीक है। अल्टरनेंटो नहीं है, अल्टरनेंडो है, ए आएगा, ठीक है। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहता है कि अगर आपके पास AD है, A रेशो B है और C रेशो D है, A रेशो B और C रेशो D है आपके पास, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप जो है वो A रेशो C और जो है वो B रेशो D लिख सकते हो। लेकिन अब ये करोगे कैसे आप, ये बहुत सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप क्या करो, A और B को ऐसे लिख दो, ठीक है। A और B को आपने ऐसे लिख दिया। अब C और D को जो है वो ऐसे लिख दो, C और D को ऐसे लिख दो। तो इस थ्योरम के मुताबिक कि ये आपके पास ऐसे बन सकता है, ऐसे लिख सकते हो इसे। अगर A रेशो B है और C रेशो D है तो इसको आप A रेशो C और B रेशो D लिख सकते हो। अब इसको आप कैसे करोगे, इस चीज़ को देखना है आपने। आप क्या करोगे, आप जो है वो दोनों तरफ एक चीज़ को डिवाइड करोगे जिससे जो है ये कट जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, A और D को साथ लिख दो पहले तो, और फिर B और C को लिख दो, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब क्या करो, B और D
दोनों तरफ डिवाइड करा दो, बी और डी दोनों तरफ डिवाइड करा दो, बी और डी नहीं, बी और सी, बी और सी को जो है वो दोनों तरफ डिवाइड करा दो। यहाँ पर एक चीज़ सही कर लीजिएगा कि ये बी और सी नहीं है, डी और सी को, डी और सी को दोनों तरफ आप डिवाइड करा दो। ठीक है, आपको पता है अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करा रहे हो तो दोबारा कट के वो ए डी और बी सी दोबारा बन जाएगा। तो डी और सी को दोनों तरफ मैंने डिवाइड करा दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास डी और सी। तो अब देखो ये डी इस डी से कट जाएगा, ये क्या बन गया ए सी, और ये सी इस सी से कट जाएगा, क्या बन गया बी और डी। तो ये क्या बना आपके पास ए रेशो सी और बी रेशो डी। तो ये ही कहता है आपके पास अल्टरनेंडो थ्योरम कि ए रेशो बी सी रेशो डी जो है वो आप ए रेशो सी और बी रेशो डी लिख सकते हो। ठीक है, अगर ए रेशो बी है और सी रेशो डी है और आप चाहते हो कि उसको आप ए रेशो सी लिखो बी रेशो डी लिखो, तो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो की मदद से आप लिख सकते हो। बस आपको लिखना होगा बाय थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ए को आप जो है वो ए के नीचे सी लिख सकते हो बी हटा के, और आप क्या कर सकते हो सी के नीचे बी के नीचे डी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हो, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो की मदद से ये काम आप कर पाओगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ए रेशो बी सी रेशो डी और ए रेशो सी बी रेशो डी के बराबर होता है। अब पढ़ते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। आसान थ्योरम है, मुश्किल नहीं है। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, ये तीसरा थ्योरम है आपके पास। ये थ्योरम जो है ना वो एक ही तरह के हैं, मतलब इसमें आप एक ही काम करते हो, कंपोनेंडो। ठीक है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। अब यहाँ भी आपके पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है ए बी और ये है आपके पास सी डी। जब भी आपके पास ए बी और सी डी हो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो ए प्लस बी रेशो बी और सी प्लस डी रेशो डी, ऐसे करके लिख सकते हो। अब ये होगा कैसे, ये चीज़ आप देखो, आप क्या कर रहे हो ए रेशो बी लिख रहे हो और सी रेशो डी लिख रहे हो। अब आप ये काम दो तरीके से कर सकते हो, एक तो रेसिप्रोकल करके और एक बगैर रेसिप्रोकल करके। पहले मैं बगैर रेसिप्रोकल करे कर रहा हूँ, फिर दूसरे में मैं रेसिप्रोकल करके करूँगा, यानी थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो की मदद से करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ए के साथ और बी के साथ अगर आप प्लस कर दोगे तो ये कंडीशन बनेगी आपके पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में क्या करोगे आप, दोनों तरफ +1 कर दोगे। अब देखो दोबारा इसे कैंसिल कर दोगे तो ये दोबारा बी सी आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी डी आ जाएगा, तो इसलिए इसका मतलब है कि आप दोनों तरफ ऐड कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो अब इसको ज़रा सॉल्व करो, ए प्लस बी और ये बी हो गया, और सी इधर इसको जब एलसीएम लोगे तो डी और ये डी हो गया। ठीक है, तो अब जब इसको रेशो में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो रेशो में करके। ठीक है, ये या फिर ऐसे लिख सकते हो। देखा, ये आपके पास क्या बन गया थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। ठीक है, ये चीज़ दोबारा हमारे पास बनकर आ गई। अच्छा ये बी है, इसको ज़रा सही कर लेना, ये बी है। ठीक है, अच्छा अब यही काम आप रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो। रेसिप्रोकल करके कैसे करोगे कि पहले आपने क्या लगाया, ए रेशो बी था ना आपके, ए अपॉन बी था और सी अपॉन डी था। तो मैं क्या कहता हूँ बाय यूजिंग इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो अभी हमने क्या पढ़ा था, बाय यूजिंग इनवर्टेंडो का मतलब क्या होता है कि आप ए की जगह बी लिख सकते हो और सी की जगह डी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, बी और ए, यही पढ़ा था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, बस उसको इस फॉर्म में लिखा हुआ था हमने, बी ए इक्वल टू डी सी। यहाँ पर मैं रेशो इस तरह फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। काम तो यही चीज़ करी थी हमने। ठीक है, काम यही चीज़ करी थी। तो यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल कर सकते हो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ थ्योरम, THEOREM थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो। तो डी को सी बना दिया। अब दोबारा यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, +1 कर सकते हो और +1 कर सकते हो। तो ये हो जाएगा b प्लस ए अपॉन ए और d प्लस सी अपॉन सी। तो ये थ्योरम ऑफ
कॉम्पोनेंडो की दो कंडीशनें होती हैं, चाहे ऐसे लिख लो या चाहे ऐसे लिख लो, ये दो कंडीशनें होती हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो की। अगर आपके पास A/B C/D है तो आप उसको इसमें भी बदल कर लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो या इसमें बदल कर लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, इसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो। एक कंडीशन है बगैर रेसिप्रोकल किए और एक कंडीशन है रेसिप्रोकल करके, ठीक है। ये वाली कंडीशन है बगैर रेसिप्रोकल किए और ये वाली कंडीशन है रेसिप्रोकल करके, कि जब आप उसे रेसिप्रोकल कर दोगे। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि A और B, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो रेसिप्रोकल करके और बगैर रेसिप्रोकल करके ये मैंने आपको जो है वो कंडीशन है इसकी बता दी। अगर आप इसी चीज़ को ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि A और A+B, ठीक है, और फिर आपने लिख दिया C और D+C, ऐसे भी करके लिख सकते हो क्योंकि आपको बुक में इसी फॉर्म में लिख के दिया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ बेहतर कर लेना, यहाँ पर आएगा आपके पास D और यहाँ ये आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिर्फ हमने इतना किया है कि A को पहले लिख लिया, B को बाद में, C को पहले लिख लिया, D को बाद में, ठीक है, बस इतना किया है। अब आ जाते हैं थ्योरम ऑफ डिविडेंडो की तरफ। तो स्टूडेंट थ्योरम ऑफ डिविडेंडो बिल्कुल सेम है, ज़रूरत नहीं है इसे मिटाने की। बस क्या होता है उसमें, यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉम्पोनेंडो में प्लस आ रहा था वहाँ वहाँ माइनस आना शुरू हो जाएगा, बस इतना ही है ये थ्योरम। इससे रिलेट कर लेना ताकि आसानी रहे याद करने में। जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा, सेम थ्योरम है, काम भी सेम ही होगा, थ्योरम सेम है, काम भी सेम ही करेगा हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ जहाँ माइनस आ रहा था वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा। देखो बस मैं इतना ही कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ सब जगह माइनस लगा रहा हूँ, ये थ्योरम इतना ही काम करेगा बस आपके पास। तो ये आपके पास था थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो में क्या आता है, प्लस आता है, और डिविडेंडो में क्या आता है, डिविडेंडो में माइनस आता है। अच्छा, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो आपको पेज नंबर 46 पे दिया हुआ होगा इन्होंने, ठीक है, 45 और 46 पर है। तो पहली कंडीशन इसकी क्या है कि ये रही आपके पास कि ए बी के बराबर होता है और सी डी के बराबर होता है। या अगर दूसरी कंडीशन लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए और ए बी और सी डी करके लिख लो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दी थी, यहाँ पर इधर लिख दी है इस कंडीशन को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई होगी समझने में। अच्छा, तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ डिविडेंडो में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस रेसिप्रोकल किया हुआ है। अब रेसिप्रोकल कैसे किया हुआ है, देखें, अभी हमने ऊपर रेसिप्रोकल किया था ना, इन्होंने इसी रेसिप्रोकल को दोबारा जो है ना घुमा दिया। इन्होंने क्या किया, ए को ऊपर ले गए और बी और ए को नीचे लिया अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो की मदद से, ठीक है। इन्वर्टेंडो में हमने पढ़ा था ना, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसको जब आप रेशो की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, ए और बी माइनस, या बी माइनस ए आएगा बल्कि आप, ठीक है, बी माइनस ए, इधर जो है वो शिफ्ट नहीं करेंगे हम क्योंकि इधर माइनस आ गया ना, और सी और डी ऐसे करके रेशो डी माइनस सी, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे लिख लो, ठीक है। दोनों तरीके से आप काम जो है वो अपना परफॉर्म कर सकते हो, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। बस ये आपने जो है वो इसका ध्यान रखना है इस थ्योरम में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी इक्वेशन को ऐसे करके भी लिख सकते हो कि ए को बाद में लिख लो और पहले उसको लिख लो, इस इक्वेशन को, ठीक है। तो जैसे चाहो आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, ये थ्योरम समझ में आ गए होंगे। ये चौथा थ्योरम था हमारा, ठीक है। 3 थ्योरम हमने पीछे लिख लिए, चौथा थ्योरम था। अब आखिरी थ्योरम लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा हमारा। तो आखिरी थ्योरम जो है वो है हमारे पास थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, यानी इसमें कॉम्पोनेंडो भी आएगा और डिविडेंडो भी आ रहा होगा आपके पास। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो और थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। अगर आपके पास ए दिया हुआ है और इन्होंने दिया हुआ है बी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा आसान करके बताता हूँ, इसको आसान कर देता हूँ, बुक के मुताबिक हार्ड नहीं करता हूँ इसे मैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, रेशो में कर लो, ए बी और सी और डी कर लो, ठीक है, ऐसे कर लिया आपने। अब यही चीज़ जो है ना,
मैं क्या करता हूँ, ए की जगह पर ले लेता हूँ m, बी की जगह पर ले लेता हूँ n, और सी की जगह पर ले लेता हूँ p, और डी की जगह पर ले लेता हूँ q। क्यों? क्योंकि हमें बुक में भी इन्होंने ऐसे ही लिख के दिया हुआ है। तो a की जगह मैंने m पुट कर दिया, b की जगह मैंने m n, c की जगह मैंने p, d की जगह मैंने q पुट कर दिया। अब थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको क्या कहता है कि इस चीज़ को आप ऊपर ले जाकर कर दो, ठीक है, प्लस कर दो, प्लस, ठीक है, n को ऊपर ले जाके मैंने कर दिया प्लस। थ्योरम है ये एक, ठीक है, याद रखना ये एक थ्योरम है। और सेम काम यहाँ भी करो, p के साथ प्लस कर दो q, ठीक है। अब m को ऊपर से नीचे ले आओ और माइनस कर दो n को, ये काम कर दो बस। और सेम काम यहाँ भी करो कि p को नीचे ले आओ और q को माइनस में कर दो, बस। ये है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। ये क्या है आपके पास? थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। ये मैंने जनरल फॉर्म बना के लिखी है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो की। अब अगर इसके साथ, ये मैंने बताने के लिए किया कि होता क्या है इसमें, लेकिन अब अगर आप इसके साथ जो है वो कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल बुक की तरह ही ले लेते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड कर देते हैं हम, बोथ साइड्स। तो फिर ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 3m और 2n। पहले मैंने जनरल फॉर्म बनाना सिखा दी, अब मैं कैसे ये लिखते हैं ये भी सिखा देता हूँ। तो जिस तरह मैंने, तो ये 3m जो है वो 3 जो है वो m के साथ मल्टीप्लाई हो गया, n जो है वो 2 के साथ, और 3 जो है वो p के साथ, 2 जो है वो q के साथ। अब क्या करना है आपने, अब जो है वो जो मैंने तरीका पीछे बताया वही करना है कि 3m, n को जो है वो प्लस में लिख दो, 2n को प्लस में लिख दो, और 3m को नीचे ले आओ और n को माइनस में लिख दो, ठीक है। और यही काम यहाँ भी करो, 3p, 2q को ऊपर ले जाके प्लस में लिख दो, और p को नीचे ले आओ और q को माइनस में लिख दो, 2q को। तो ये बन गया आपके पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। देखा आपने, पहले मैंने जनरल फॉर्म बना के दिखा दी, फिर मैंने ये वाली फॉर्म बना के दिखा दी। अच्छा, अब इसमें चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप इसे रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। आपका अगर चाह रहे हो रेसिप्रोकल करना तो इसे रेसिप्रोकल कर सकते हो बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इंटरवेंडो की मदद से, ठीक है, इन्वर्टेंडो की मदद से, इंटरवेंडो नहीं, इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो क्या कहता है आपको कि जो ए है वो बी बन जाएगा, ठीक है, यानी ए ऊपर था ना, ए नीचे आ जाएगा, यानी 3m - 2n हो जाएगा, और 3m + 2n, ऊपर वाली चीज़ नीचे ले आए, नीचे वाली चीज़ ऊपर ले जा रहा हूँ। और उसके बाद सेम काम यहाँ भी करना पड़ेगा, 3p - 2q, ठीक है, और 3p + 2q। तो ये हो गया आपके पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की दूसरी फॉर्म। ये पहली फॉर्म हो गई, ये दूसरी फॉर्म, दोनों इस्तेमाल होगी। बस इधर जो है वो मैंने थ्योरम ऑफ इंटरवेंडो नहीं लगाया था, इन्वर्टेंडो नहीं लगाया था, इधर जो है वो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो लगा दिया। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या कहता है आपको कि अगर आपके पास ए बी है और सी डी है, तो इन्वर्टेंडो थ्योरम लगाने के बाद आप इसे बी ए और डी सी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, बी को ऊपर ले आया, ए को नीचे ले आया, और इधर भी यही काम किया मैंने कि सी को ऊपर ले आया, डी को नीचे ले आया, डी को ऊपर ले आया, सी को नीचे ले आया, ठीक है। तो ये याद रख लो पांचों फॉर्म, ये चौथी फॉर्म नहीं थी, पांचवी फॉर्म थी, ठीक है, पांचों फॉर्म याद रख लो। अब यही आगे एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल होगी, ठीक है। चलो आओ करते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा काम नहीं करना, एक्सरसाइज यहाँ पर कम थी, सिर्फ ज़्यादा जो मुश्किल थे ना वो आपके पास यही सवालात थे जो इन्होंने इधर करने थे आपको। अब थ्योरम लगाकर आपको करना है। कह रहे हैं कि अगर आपके पास x y इनका रेशो जो है वो बराबर है z और w के, तो आप जो है वो क्या करो, आप ये वाली फॉर्म बनाकर दिखाओ, 4x + 3y। अभी मैंने थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में ये काम किया था, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, ठीक है, यही काम मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले। मैं फिर करके दिखाता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो 4z + 3w, और उसके बाद आ गया आपके पास 4z, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस शार्प कर देता हूँ ताकि अच्छा समझ में आ जाए,
माइनस 3W। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में ला के दिखाओ, प्रूफ करो कि ये चीज़ ये बन सकती है, ये प्रूफ करना है आपने। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो याद है आपको? तो बस वही थ्योरम यहाँ लगेगा, ठीक है, वही थ्योरम यहाँ लगेगा, कोई भी और काम नहीं करना। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा, ठीक है, और इसे क्या करूँगा, रेशो की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में ले आऊँगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हो ऊपर वाले के पास 4 मौजूद है, x के पास 4 मौजूद है और y के पास 3 मौजूद है। इसी तरह से z के पास 4 मौजूद है, ओमेगा y और w के पास 3 मौजूद है। तो आप क्या करो, 4 और 3 को डिवाइड करा दो, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करा दो x के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करा दो y के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं MULTIPLYING, मल्टीप्लाइंग 4 एंड 4/3 बोथ साइड्स, ठीक है। देखो 4 मौजूद था और y के साथ 3 मौजूद था ना, इसीलिए मैं 4 और 3 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। अगर कोई और नंबर होता तो कोई और नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, कोई और नंबर मल्टीप्लाई कराता। जैसे कि अगर यहाँ 6 होता तो x के साथ 6 मल्टीप्लाई कराता, y के साथ जो है वो अगर 3 की जगह 5 होता तो 5 मल्टीप्लाई करा देता, ठीक है। तो x के साथ आ जाएगा आपके पास 4 और y के साथ आ जाएगा आपके पास 3। इसी तरह से z के साथ आ जाएगा आपके पास 4 जैसे कि यहाँ मौजूद है, और y के w के साथ आ जाएगा आपके पास 3। अच्छा, अब थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आता है आपको, आता है ना थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाय मतलब कि थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय कॉम्पोनेंडो नहीं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, THEOREM थ्योरम। तो वो थ्योरम क्या कहते हैं आपके पास कि 4x जो है ना, ये 3y ऊपर ले जाकर प्लस करा दो और 4x को नीचे लिखकर 3y को माइनस कर दो। हर बार यही करना होगा जब भी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे। अब यहाँ क्या करना होगा कि 4z है ना, तो 3y को ऊपर ले जाके प्लस करा दो 3w को, और 4z को नीचे ले आओ और 3w को माइनस कर दो। देखो ये टर्म बन गई आपके पास, ये बन गई आपके पास, कितना आसानी से आ गया। अब इसका मैंने प्रूफ्ड भी दे दिया कि कैसे मैंने ये किया, प्रूफ करके बताया आपको, ऐसे नहीं कि बस डायरेक्ट सॉल्यूशन करा दिया। अब रेसिप्रोकल करना होता तो फिर क्या लगाता मैं, बाय थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, इंटर नहीं इनवर्टेंडो, ठीक है। तो अब आओ दूसरा सवाल करते हैं इसका, पार्ट 2। तो अब जो है वो दूसरा सवाल देखें कैसे होगा। दूसरा सवाल शुरू करते हैं इसका। तो कंडीशन तो वही सेम रहेगी हमारे पास। कंडीशन क्या है, x, ठीक है, x और y, z और w, ठीक है, x y z w। तो अब देखो कहते हैं कि ये चीज़ बना के दिखाओ, इस चीज़ को प्रूफ करो इसकी मदद से। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो कि x के साथ क्या आ रहा है 5, y के साथ क्या आ रहा है 3, और दूसरी साइड पे z के साथ आ रहा है 5 और w के साथ आ रहा है 3। लेकिन यहाँ 2 थ्योरम लगेंगे, एक इनवर्टेंडो भी लगेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगेगा, ठीक है। थ्योरम 5 भी लगेगा, थ्योरम 1 भी लगेगा। तो ये आपके पास है 5x माइनस 3y, 5x प्लस 3y, 5z माइनस 3w और 5z प्लस 3w। अब देखो आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए x के साथ और 3 चाहिए y के साथ। इसी तरह से 5 चाहिए z के साथ, 3 चाहिए w के साथ। तो आप वही काम करो, सबसे पहले इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, और 5 को मल्टीप्लाई करा दो x के साथ, यहाँ लिख देता हूँ पूरा, मल्टीप्लाइंग 5 और y के साथ मल्टीप्लाई करा दो 3 के साथ। तो डिवाइड ही करके मल्टीप्लाई करा देना, मल्टीप्लाई 5 एंड 3 बोथ साइड यानी दोनों तरफ करना, यही काम जो एक तरफ कर रहे हो। तो ये हो गया आपके पास 5
5x 3y 5z 3w। अब लगाना बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, या लिख लो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ये कर लो अब, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो THEOREM थ्योरम, ठीक है। ये दो थ्योरम यहाँ लगेंगे हमारे पास, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, और एक और थ्योरम भी लगेगा, अभी वो जब आएगा तो मैं लगा के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया 5x, अब इसको ऊपर ले जाके 3 को प्लस करा दो 3y, और 5x को नीचे लिख दो और 3y को माइनस करा दो। हर जगह यही करना जब भी बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाओगे। और 5z, ठीक है, 3w को ऊपर ले जाके प्लस करा दो और नीचे लाकर जो है वो 5z को प्लस करा दो और -3w लिख दो। लेकिन ये फॉर्म तो बनी नहीं अभी, हमारा तो रेसिप्रोकल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे बाय इनवर्टेंडो थ्योरम। तो थ्योरम इस्तेमाल करेंगे इनवर्टेंडो वाला है। वो क्या कहता है कि A और अगर B है, C और अगर D है, तो क्या करो B को A बना दो, मतलब A को B की जगह पे लिख दो, B को A की जगह पे लिख दो, D को C की जगह पे लिख दो, C को D की जगह पे, यानी रेसिप्रोकल कर दो, दोनों को घुमा दो। तो 5x - 3y और 5x + 3y 5z - 3w 5z + 3w, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो प्रूफ करने के लिए कहा था, वही बन गया। 5x - 3y 5x + 3y 5z - 3w 5z + 3w, सेम आ गया। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। हमने बस दो थ्योरम इस्तेमाल किए, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, ये टी लिखा मैंने, एफ नहीं लिखा, ठीक है, इनवर्टेंडो, ठीक है। अब आओ करते हैं इसका पार्ट 3। तो भाई देखो पार्ट 3 कैसे होगा, सेम वही चीज़ लिखनी है आपने, x y = z और w। अच्छा, पार्ट 3 में क्या कहता है कि x के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, प्लस y के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, x के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, माइनस y के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, z के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, ओमेगा के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, z के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए, माइनस ओमेगा w के ऊपर भी क्यूब आना चाहिए। अब ये कंडीशन कैसे बनाएंगे हम, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में तो लिखो, सॉल्यूशन लिख के, ठीक है। अब क्या करो, टेकिंग क्यूब बोथ साइड कर लो। टेकिंग, पहले जब नंबर चाहिए था तो नंबर ले रहता है, अब क्यूब चाहिए तो क्यूब ले लो। टेकिंग क्यूब BS मतलब बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x y और ये क्यूब, ठीक है, और ये हो गया आपके पास z ओमेगा और ये क्यूब, ठीक है। तो x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब, ये देखें इंक थोड़ी सी इसकी ना ज़्यादा मोटी है, तो हो सकता है कि क्यूब बड़े बड़े बन रहे हों, तो आप लोग तो पेन से काम कर रहे हैं, पतली निब से, तो आपके लिए तो आसान रहेगा। अब क्या लगाना है, बाय थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, THEOREM। क्या कहता है वो थ्योरम कि जो नीचे वाली चीज़ है ऊपर ले जाकर प्लस कर दो, ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आओ और जो नीचे चीज़ मौजूद है उसको माइनस में लिख दो, ठीक है। ये यहाँ भी यही काम करेंगे कि तो W को ऊपर ले जाकर प्लस कर देंगे और Z को नीचे ले आएंगे और W को माइनस में भी लिख देंगे। तो देखो
चीज़ें प्रूफ हो रही हैं या नहीं हो रही? अगर सही कर रहे हैं जब भी प्रूफ हो रही है ना, गलत करते तो कभी भी प्रूफ होती। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। तो ये हो गया सवाल। अब आ जाओ, इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, ये 4 था, 5 करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो स्टूडेंट अब जो है वो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। एक्स वाई इक्वल टू जेड और ओमेगा। आपने इसको सॉल्व कर कर ये बनाना है, ये चीज़ बनानी है। ये 5 है आपका, ठीक है, पार्ट 5। आपने थ्योरम 2 बार थ्योरम लगाना है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इनको 2 बार इस्तेमाल कर कर ये चीज़ बनानी है जो गिवन है, ये चीज़ बनानी है, ठीक है। अब कैसे बनेगी? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिंपल तरीका है। बस आपने जो है वो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है, इस क्वेश्चन के इस पार्ट को पूरा वॉच कर लेना है। तो 2x माइनस 3y, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है इस चीज़ की मदद से, 1 की मदद से। 3 ओमेगा और फिर आ गया आपके पास 2x। इसको मैं एक बार कंफर्म भी कर लूँगा क्योंकि ज़रा सी भी गलती होने की वजह से पूरा सवाल दोबारा करना पड़ सकता है, 10-15 मिनट ज़ाया हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी मदद से ये चीज़ बनानी है। तो थ्योरम्स लगेंगे यहाँ पर, 2 बार लगेगा थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, 2 बार इस्तेमाल होगा। तो पहली बार इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं x को डिवाइड की फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो x के साथ 2 है, y के साथ 3 है, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई करा दो, y के साथ 3 मल्टीप्लाई करा दो। इसी तरह से z के साथ 2 है और w के साथ 3 है, तो जब आप x के साथ 2 और y के साथ 3 कराओगे तो z के साथ भी खुद ही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और y के साथ भी 3। देखो इस तरह से मल्टीप्लाइंग 2 and 3 बोथ साइड bs, ठीक है। तो ये हो गया 2x 3y, इसी तरह से हो गया 2z, z ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा 3y, देख लो 3w हो गया। अब लगा दो थ्योरम ऑफ डिविडेंड, थ्योरम ऑफ बाय, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, THEOREM, थ्योरम। तो अभी क्या पढ़ा था इस थ्योरम में कि नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाकर प्लस में लिख दो, ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आओ और दूसरी वाली चीज़ जो पहले से नीचे मौजूद है उसे माइनस में लिख दो। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाकर प्लस में लिख दो और ऊपर वाली चीज़ को नीचे लाकर तो दूसरी जो चीज़ है उसको माइनस में लिख दो। तो ये तो फाइंड नहीं करना था, ये करना है, तो अब ये बन जाएगा। तो अभी रिमूव कर देता हूँ ऊपर। ये सेम चीज़ जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18.4 पार्ट 5 में लिख के दी हुई है, ठीक है। तो अभी मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस हिस्सा मैंने रिमूव कर दिया, वो लिख लेना, यहाँ से नेक्स्ट शुरू करना। तो आप क्या करो, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, इसको न्यूमिनेटर में ले आओ, यानी 2x प्लस 3y है ना, इसके साथ डिवाइड करा दो 2z, बस इसको डिवाइड में ले आए हो आप 3 ओमेगा को, और ये डिवाइड में था इसको ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, ये कर दिया, बस इतना सा काम किया और कोई काम नहीं किया मैंने, ठीक है। अब वापस वही थ्योरम लगाओ, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, THEOREM थ्योरम। तो इसको पूरे को A मान लो, इस पूरे ब्रैकेट को, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। तो आप क्या करते हो इस थ्योरम में, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि 2z को ऊपर ले जा रहे हो और फिर 3y को नीचे ला रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे को एक ब्रैकेट मान के चलो, ठीक है, पूरे को B मान के चलो।
तो आप क्या करोगे, ए को ऊपर ही लिखे रहने दोगे, यानी 2x प्लस 3y को ऊपर ही लिखे रहने दोगे, माइनस करा दोगे b को, सॉरी प्लस करा दोगे b को, 2z प्लस 3w, और ऊपर से a को नीचे ले आओगे और माइनस में लिख दोगे b को, जो कि ऑलरेडी वहां पर मौजूद था। बस अब एक स्टेप और है, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ भी यही काम करोगे कि 2x यानी c को ऊपर ही लिखे रहने दोगे और नीचे वाली चीज़ को ऊपर ले जाकर प्लस कर दोगे। इस थ्योरम के मुताबिक ये काम होता है हमारा। ठीक है, ये इधर आ रहा है ना, हाँ जी आ रहा है। अब ऊपर वाली चीज़ को नीचे ले आओगे जो कि c था, और जो d पहले से मौजूद था उसको माइनस में करके लिख दोगे इस पूरे ब्रैकेट को। अब बस ब्रैकेट को सॉल्व करा दो, ब्रैकेट ख़त्म कर दो, साइंस को सॉल्व करा दो। तो प्लस का साइन है, अंदर की साइन तो कोई तब्दील नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। प्लस के साइन अंदर की साइंस को तब्दील नहीं करते, आप अच्छी तरीके से ये बात जानते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y माइनस 2z हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3w हो जाएगा। इसी तरह से 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस 3y। ठीक है, यहाँ पे तो प्लस की साइन थी तो अंदर की साइन तब्दील नहीं हुई, माइनस 2z प्लस 3w। ठीक है, तो यही फॉर्म बनाने का बोला था ना। अब आप जो है इस फॉर्म को प्रूफ कैसे करोगे, बुक में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखो, ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, यही बनाने का उन्होंने कहा था, जो कि मैंने शुरू में लिखा भी था। 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 3w, 2x माइनस 3y प्लस 2z प्लस इधर जो है वो प्लस ही आएगा। तो सही है, प्लस आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना साइन कन्वेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो इस साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम को भी चेक कर लेते हैं कि ये गलती हुई कहाँ पर है। अच्छा, तो गलती यहाँ पर नज़र आ गई है, ये गलती यहाँ पर हुई है कि ये माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगा ना, बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, क्योंकि यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ प्लस ले लिया था, तो इसीलिए वो साइन तब्दील हो गई थी। तो ये माइनस प्लस दोबारा माइनस आ गया, तो प्लस 2z माइनस 3w, 2x माइनस 3y माइनस 2z और प्लस 3w, बाकी सब सही है। बस ये एक साइन इसलिए गड़बड़ आ गई थी क्योंकि यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ प्लस ले लिया था सॉल्व करते हुए, तो जिस वजह से गलती हुई। वापस माइनस कर लिया तो ये दोबारा माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, 2 पार्ट्स हैं उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 करते हैं, और वो कहते क्या हैं आपको, वो कहते क्या हैं आपको कि ए और बी, अब प्रूफ इसे करो। ठीक है, अब आपने इसे प्रूफ करना है। ठीक है, जो पहले काम कर रहे थे वो नहीं करना, अब अलग काम करना है। अब क्या काम करना है, इस चीज़ को देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपके पास एक इक्वेशन ही कह लो इसे। ठीक है, प्रोपोर्शन रेशो की फॉर्म में लिखा हुआ है, बी सी ए सी माइनस बी डी और ए सी प्लस बी डी। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ए सी माइनस बी डी, ए डी ए सी प्लस बी डी। अब क्या कह रहे हैं, इसकी मदद से ये बना के दिखाओ। अभी तक तो आप इसकी मदद से ये बना रहे थे ना, अब इसकी मदद से ये बनाओ, ये प्रूफ करना है, उल्टा काम करना है। अब इस चीज़ को करना है हमें प्रूफ्ड। ठीक है, कैसे करेंगे, सिंपल, पहले डिवाइड में है ना, ये रेशो में इसको डिवाइड में लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी माइनस बी डी, और ये हो गया ए सी प्लस बी डी। ठीक है, स्क्वायर भी लगा लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर लगा लो। अब क्या करो, अब जो है इसको खोल दो, इसको सिंपली खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का हमने ध्यान रखना होगा कि इसे अभी हम खोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें अभी थ्योरम लगाना है, तो खोलने की ज़रूरत नहीं, पहले थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो थ्योरम लगाना है पहले हमें, तो यहाँ इसको मिटाता हूँ, पहले थ्योरम लगाता हूँ, क्योंकि थ्योरम की मदद से होंगे ये सवाल। खोल दूंगा तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, तो थ्योरम लगा दो, बाय कंपोनेंडो
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो TEOREM थ्योरम। अच्छा, इसको पूरे को A मान लेना, इसको पूरे को B, इसको पूरे को C, इसको पूरे को D, ABCD। ठीक है, तो क्या करोगे आप, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसके साथ प्लस करा दोगे इस चीज़ को, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर ले जाकर। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर वाली चीज़ नीचे ले आओगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को नीचे ले आओगे और इस चीज़ को माइनस में लिख दोगे, जैसे पीछे हम थ्योरम में कर रहे थे ये काम, कि A जब B को ऊपर लेके गया तो मैंने प्लस में लिख दिया इस थ्योरम के मुताबिक, और जब A को नीचे लाया तो B को माइनस में लिख दिया। सेम काम यहाँ पर, AC BD प्लस AC प्लस BD। ठीक है, सेम काम। अच्छा, अब AC को नीचे ले आया और BD को मैंने पूरे ब्रैकेट को AC प्लस BD को माइनस में लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट्स ख़त्म कर दो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी ख़त्म कर दो, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पे नहीं है, इस पे है, B पर है। ठीक है, B पे स्क्वायर है। ठीक है, B पे स्क्वायर है। अच्छा, अब माइनस A स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, AC माइनस BD प्लस AC प्लस BD, ऊपर कोई साइन तब्दील नहीं होगी क्योंकि सब प्लस था, AC माइनस BD माइनस AC माइनस BD। अब जगह हो गई ये ख़त्म, तो इसको रिमूव करके ऊपर करता हूँ। तो जो चीज़ प्रूव करनी है वो मैंने अभी भी लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो बी स्क्वायर से कैंसिल, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है वो A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, प्लस का BD माइनस के BD से कैंसिल, और AC माइनस का AC प्लस के AC से कैंसिल। तो क्या बना आपके पास, 2A स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2B स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी यही होगा, 2AC और माइनस 2BD, ये प्लस प्लस से कैंसिल, ये वाला माइनस यहाँ लिख लो, ये वाला माइनस भी यहाँ लिख लो, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये 2 से कैंसिल। ठीक है, कोई मसला नहीं है। A स्क्वायर B स्क्वायर AC BD, इसको रिमूव कर दो। अब क्या करो, A को नीचे ले आओ, ये A यहाँ पर इजाफी है ना, इसको नीचे ले आओ, A को नीचे ले आओ, और B यहाँ पर इजाफी है तो इसे ऊपर ले जाओ, तो ये C और D बचेगा। C के साथ जो A था वो डिनोमिनेटर में आपने लिख लिया, और D के साथ जो B था वो ऊपर ले गए, तो एक A से एक A कैंसिल, तो ऊपर 2 A थे तो एक ही A बचेगा, 2 B से एक B कैंसिल, यानी नीचे एक B बचेगा, और यहाँ बच गया C और D। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख लो, AB इक्वल टू CD, हो गया प्रूफ। देखो, यही प्रूफ करने के लिए कहा था ना, देखो यही चीज़ प्रूफ हो गई। तो ये था इसका आंसर। अब इसी का जो है वो पार्ट 2 करते हैं, उसके बाद इसका पार्ट 2 ही है, पार्ट 3 कोई चक्कर नहीं है हमें। ठीक है, तो पार्ट 2 देखो किस तरह से होगा, इसमें भी सेम काम होगा, वही थ्योरम लगेगा, ये प्रूफ करना है ABCD के रेशो के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B माइनस C माइनस D, A माइनस B प्लस C प्लस, नहीं माइनस है, तो छाला हुआ है उंगली पे, जिसकी वजह से ना जलन हो रही है और लिखने में मुश्किल हो रही है। तो आई होप ये ज़्यादा जलन ना करे, वरना फिर पेन पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जब मैं चला रहा हूँ ना पेन, इस पे में पूरा टच हो जाता है, तो फिर ये जलता है। हाथ जल गया था मेरा, तो जिसकी वजह से भी ये बड़ी तकलीफ़ में है। तो काम करना है तो आप काम करेंगे हम, चले। तो A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B माइनस C माइनस D, A माइनस B प्लस C माइनस D, A माइनस B माइनस C प्लस D। मैंने इसे कंफर्म यूँ किया क्योंकि अगर गलती हो जाएगी ना तो फिर पूरा सारी मेहनत चली जाएगी। यही करो, A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो, A B C D। अब वही थ्योरम लगा दो, उसी थ्योरम का इस्तेमाल होगा, थ्योरम ऑफ
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो THEOREM थ्योरम। ठीक है, इसको मान ले जाओ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्रैकेट करके लिखना ताकि साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको ऊपर लेगा बी को तो प्लस में लिखा। अब जब ए को नीचे लेकर आए तो बी को माइनस में लिख दिया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। प्रूफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें मसला नहीं होगा, बस थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इतनी जगह नहीं है कि मैं ये चीज़ यहाँ लिख सकूँ, तो इसका जो स्टेप है मैं वो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप पूरे पेज पे लिखिएगा, सीधा लिखिएगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ का हिस्सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ जगह नहीं बची है मेरे पास। यहाँ भी वही काम करेंगे हम। काम क्या करना है, a माइनस बी, ये पूरा एक ही स्टेप चल रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ भी एक स्टेप है, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ऊपर जाकर हो जाएगा a प्लस बी माइनस, अच्छा ये है a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, अब यही काम डिवाइड में करो। जब a नीचे जाएगा, a c नीचे जाएगा तो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और d माइनस में हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, हो गया। अब साइंस को ख़त्म कर दो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ गया मेरा। अब कोशिश करूँगा इधर ही आ जाए सारा का सारा, नीचे ना जाना पड़े। a प्लस बी बहुत छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, जो इतना तेज़ी से आज चला रहा था ना वो बहुत आराम आराम से चलाना पड़ेगा। तो प्लस की साइन है तो अंदर वाली साइंस तो कोई तब्दील होनी नहीं है, सब प्लस में ही है, तो जो साइन है वही रहेंगी। आपको पता है प्लस की साइन अंदर की साइंस तब्दील नहीं कर पाता, उसके पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती। अब ये नीचे वाली साइन है a प्लस बी, अब ये आसान हो जाएगा, ये सब कट जाएगा आपस में। ठीक है, माइनस, अब ये साइन तब्दील करेगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ भी यही काम हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप ये रहा। मैं थोड़ा सा ना इधर भी कर दूंगा ताकि बच्चों को इधर से भी नज़र आ जाए। a प्लस माइनस है, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अच्छा, साइन तब्दील नहीं होंगी क्योंकि बाहर प्लस है। a माइनस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, अच्छा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस a माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस प्लस माइनस डी। जो कट रहा है वो काटो। प्लस माइनस का सी प्लस के सी से कैंसिल, माइनस का डी प्लस के डी से कैंसिल, ताकि आसान हो जाए। माइनस का ए माइनस के प्लस के ए से कैंसिल, माइनस का बी प्लस के बी से कैंसिल, माइनस का बी, अच्छा ये नहीं कट सकता क्योंकि वो दोनों ही माइनस में है। ये बी है, दैट इज ये आएगा। अच्छा भाई, अब देखते हैं और कुछ कट रहा है तो काटते हैं ज़रा, इसका काम करते हैं ज़रा। अच्छा भाई, प्लस का सी माइनस के सी से कैंसिल, प्लस का डी माइनस के डी से कैंसिल, प्लस का ए माइनस के ए से कैंसिल, प्लस का माइनस का बी प्लस के बी से कैंसिल। तो जो बच गया है ऊपर लिख लो, तो इसको मिटा देता हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा ऊपर से होगा। ठीक है, आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो बचा है बस उसको ऐड कर लेना है। ए के साथ जब प्लस होगा तो क्या बना लेगा 2a, बी के साथ जब ऐड होगा तो बना लेगा 2b। ठीक है, प्लस का सी कितना बना लेगा 2c। ठीक है, प्लस का डी कितना बना लेगा, प्लस का डी बना लेगा 2d। ठीक है, 2d 2 डायमेंशन। प्लस का ए कितना बना लेगा 2a और माइनस 2b। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, इस पे लगता है एक और बार थ्योरम लगेगा। तो प्लस का सी कितना बना लेगा 2c माइनस 2d। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो। a प्लस बी
और 2 कॉमन निकाल लो, सी प्लस डी, ये कैंसिल हो गया। इधर भी यही करो, कॉमन निकाल लो, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस बी। ये प्रूफ तो नहीं करना था, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ कोई थ्योरम नहीं लगेगा, यहाँ पर हमने क्या करना है कि a प्लस बी और c माइनस डी के ब्रैकेट को आपस में सॉल्व करना है, बस, इससे ज़्यादा इधर कुछ नहीं करना, थ्योरम की ज़रूरत नहीं है। a c, a ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल, a d, ठीक है, प्लस बी सी और माइनस प्लस माइनस बी डी। ठीक है, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए सी, ए को डी से किया तो ए डी, बी को सी से किया तो बी सी और बी को डी से किया तो बी डी, ए सी, ठीक है, फिर प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी। ठीक है, माइनस का बी डी, माइनस के बी डी से कैंसिल, यहाँ उधर ले जाके कैंसिल कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का ए सी प्लस के ए सी से कैंसिल, क्यों, क्योंकि यहाँ ये प्लस का है तो वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि ये अपोजिट साइन है, तो -2, यहाँ क्या करता हूँ मैं, माइनस ए डी उधर ले जाता हूँ तो ये भी माइनस ए डी हो जाएगा। देखा क्यों कैंसिल नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर सेम साइन हो तो इक्वल टू के अपोजिट जाके अपोजिट साइन हो जाती है, इक्वल टू के उस तरफ जाके अपोजिट हो जाती हैं। लेकिन अगर पहले से ही सेम साइन है तो फिर वो अपोजिट होती हैं, अगर सेम नहीं है तो अपोजिट नहीं हो पाती, वो सेम हो जाती हैं फिर। तो जैसे कि अगर ए सी को मैं उधर लेके जाता ना, जैसे ए सी यहाँ है और ए सी यहाँ है, तो मैंने ये काट दिया, लेकिन अगर मैं ए सी को उधर ले जाता तो ये ए सी माइनस का हो जाता और ज़ीरो तो कट जाता। तो इस तरीके से मैंने इसे काटा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह बी सी को भी वहाँ ले जाओ, माइनस बी सी, और पहले से भी एक माइनस बी सी मौजूद है, ये वाला ए डी में उधर ले गया, ये वाला बी सी में इधर ले आया, तो ये -2 ए डी हो गया, ये -2 बी सी हो गया, -2 से कैंसिल हो गया, ए के नीचे बी लिख दिया, सी के नीचे डी लिख दिया। यही चीज़ तो प्रूफ करने के लिए कहा था कि ए रेशो बी सी रेशो डी को प्रूफ करो, तो हो गया प्रूफ, ये आंसर है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस आंसर को प्रूफ करने के लिए, तो चैनल करेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन करेंगे प्रेस। ठीक है, चलो अब आ जाओ पार्ट 3 के क्वेश्चंस करते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि तमाम क्वेश्चंस वैसे ही हुए जैसे कि हमने रूल्स पढ़े थे, चाहे वो कंपोनेंडो पढ़ा या डिविडेंडो पढ़ा, जो भी रूल्स पढ़ा उसी ने आगे हमें मदद दी लेके चलने के लिए। अगर हम वो नहीं पढ़ते तो आगे भी नहीं कर पाते। तो आगे बढ़ते हैं, आप आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं, लेकिन ये आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, बज़ाहिर तो देख के लग रहा है मुश्किल है, लेकिन वो जो थ्योरम पढ़े ना, उस थ्योरम के मुताबिक ये बहुत आसान हो जाएंगे, वरना अगर वैसे सॉल्व करने बैठेंगे ना बहुत लंबा हो जाएगा, इसे सॉल्व करना सपोज करना पड़ जाएगा, पता है, हो जाएगा लेकिन मुश्किल हो जाएगा बगैर अगर उस थ्योरम के करे तो अगर ये सवाल पेपरों में आए ना, तो थ्योरम अगर याद है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड थ्योरम ऑफ डिविडेंडो, तो ये हो जाएगा आपसे। अगर वो थ्योरम नहीं याद तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सवाल को करने में। इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ठीक है, इस पूरे को सी मान लो, इस पूरे को डी मान लो। तो अभी क्या बताया था, ऊपर जाकर ए और बी प्लस हो जाता है आपस में बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं, ब्रैकेट में ही करके लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। एक्स ऐसे बनाता हूँ, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर माइनस, नहीं आएगा प्लस आएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर। और यहाँ भी छोटा सा काम करना है हमने, 4, ये क्या है, c और d, ये था a और b, तो जब d को ऊपर लेके जाओगे तो वो c के साथ प्लस हो जाएगा, और जब c को नीचे लेकर आओगे तो वो d के साथ माइनस हो जाएगा।
ठीक है, ये याद रखना, ये नहीं भूलना है। ठीक है, तो यहाँ भी ये चीज़ करो, इधर भी डिवाइड में लिखो इसे, एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ रहा है। डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन फिर वो डायरेक्ट ये है कि बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी बात, तो आप लोग भी डायरेक्ट ना कीजिएगा, इसे इसी तरह स्टेप वाइज कर लीजिएगा ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि क्या काम हुआ है। तो ये हमारा एक स्टेप हो गया था। यहाँ हमारा सेकंड स्टेप शुरू होगा, x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-5 का होल स्क्वायर। अब ये तो साइन प्लस है तो अंदर वालों की तो साइन तब्दील करेगा नहीं ये, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 9, ये हो गया मेरे पास -1, ठीक है। तो -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9। क्यों -9 हो गया? क्योंकि मैंने माइनस की साइन ऊपर ले गया, ठीक है। बच तो 1 रहा था लेकिन माइनस की साइन ऊपर लिख दी मैंने। अच्छा, अब ये चीज़ इधर भी लिखो, x+3 का होल स्क्वायर माइनस x-5 का होल स्क्वायर। घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी चीज़ें आपस में कट जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है। इतना मुश्किल सवाल नहीं है ये। प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये भी माइनस हो गया, ठीक है। प्लस का x-5 का होल स्क्वायर माइनस के x-5 के होल स्क्वायर से कैंसिल। प्लस का माइनस का x+3 का होल स्क्वायर प्लस का x+3 के होल स्क्वायर से कैंसिल। तो यहाँ पर ये दोनों सेम है, देखो ये भी x+3 का होल स्क्वायर है और x+3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2x+3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया -2 x-5 के होल स्क्वायर के बराबर, और ये -9, उसको -9 ही लिखो, 1 नीचे नहीं लगाओ। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये माइनस की साइन आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल। अब जो है वो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है x+3 का होल स्क्वायर x-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 बच रहा है। देखो दोनों पे स्क्वायर है तो कॉमन निकाल लो, x+3 और x-5 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 9, ठीक है। अब स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो क्या करते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऐसे बनाना, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि ये स्क्वायर रूट है, तो इस पर स्क्वायर रूट ले लो, यहीं ले लो स्क्वायर रूट, ऊपर एक और स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसको मिटा दो। 9 आपको पता है किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, ठीक है। तो x+3 सिंप्लीफाई हो गया, ये देख लो, तो ये 3x हो गया, 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, और 5 होगा तो 15 हो जाएगा। x को इधर ले आओ और 15 को उधर ले आओ, तो ये हो गया 18, ठीक है, क्योंकि 3 और 15 मल्टीप्लाई होंगे तो 18 हो जाएंगे, और ये -x, तो ये हो गया आपके पास 2x, और ये हो गया 18, ये हो गया आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 2, तो x आया आपके पास 9। तो देखा x कैसे निकाला मैंने इसमें, इस थ्योरम की मदद से। और इसका आंसर चेक करते हैं सही आया या गलत है। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास सही आया, ठीक है। सोल्यूशन सेट में आ रहा था, अब सोल्यूशन सेट में आ रहा है तो हम इसी में ऐसे ही लिख रहा हूँ इसको करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन सेट में कैसे आया कि आपको पता है जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो चीज़ प्लस में भी आती है माइनस में भी आती है, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, माइनस में लिया, प्लस में लिया। अगर आप इसी चीज़ को माइनस में रख के भी सॉल्व करते हो ना, अभी तो मैंने प्लस में रख के सॉल्व किया, अगर आप इसी चीज़ को माइनस में रख के भी सॉल्व करते हो तो आपके पास ये जो है वो माइनस मतलब 3 भी आएगा। अब कैसे 3 आएगा मैं यहाँ छोटा सा करके दिखा देता हूँ स्टेप आपको, ठीक है। तो बस इस 3 को मैंने माइनस में रखना है और कुछ नहीं करना। तो मैं दूसरा आंसर भी निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये -3 हो गया, ठीक है, x+3, और ये हो गया -3x + 15 हो गया, ठीक है, +15 हो गया। तो ये वहाँ जाके कितना हो जाएगा, +3x, ठीक है, और ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, 15 - 3 हो जाएगा,
ठीक है, बस सिंपल वो मैथमेटिक्स लग रही है तो वो लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बस आप प्लस माइनस दोनों में लीजिएगा। तो ये हो गया 4x और ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, अच्छी तरीके से बच्चे जानते हैं 3। तो एक x आपके पास आया, ये x1 कह लेते हैं, इसे x2 कह लेते हैं, ठीक है। तो एक x आपके पास आया तो सोल्यूशन सेट लिख देता हूँ यहाँ मैं, इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट एक 3 आया और एक 9 आया। अब 3 कैसे आया, जब मैंने -3 रखा तो मेरे पास सोल्यूशन सेट में एक x3 आया। जब मैंने +3 रखा, क्योंकि देखें आपको पता है जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो ना तो x की आपके पास दो वैल्यू आती हैं, एक माइनस में और एक प्लस में। तो पहले मैंने प्लस वाली रख के सॉल्व कर दी, फिर मैंने माइनस वाली रख के सॉल्व कर दी आपके लिए, ठीक है। तो ये समझ गए, इसको एज इट इज़ उतारना और प्रॉब्लम नहीं होगी। एक x का आंसर ये रहा, एक x का आंसर ये रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब पार्ट 2 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम तरीके का है, लेकिन इसका स्क्वायर रूट को छेड़ना मत आप। अगर स्क्वायर रूट को छेड़ दिया, एक भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करने की कोशिश की बगैर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के बगैर, तो मुश्किल हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करने से। हो तो जाएगा लेकिन फिर ये अगर 4-5 स्टेप में होना था ना, फिर ये 50-60 स्टेप में होगा, ठीक है। ये याद करता हूँ। तो ये हो गया आपका, वही रूल लगा दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अब तो नाम भी याद हो गए होंगे। सोल्यूशन लिखकर बाय बी वाई बाय C1 कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम मैंने उस वक्त भी बताया था आपको कि बहुत सारी चीज़ों को हम स्किप कर देते हैं थ्योरम की मदद से। हमें पता है ये थ्योरम है, ये चीज़ इसके बराबर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट 4 किलो का है, चलो 40 किलो का है, और एक और का वेट भी 40 किलो का है, तो ये एक थ्योरम है। मतलब स्टूडेंट ए का वेट 40 किलो का है और स्टूडेंट बी का भी। तो अगर आपको कहा गया है कि स्टूडेंट ए का वेट 40 किलो है, तो स्टूडेंट बी का कितना होगा आपको पता है, थ्योरम है, ये सेम है, तो आप बोलोगे स्टूडेंट बी का भी 40 किलो है। तो जहाँ पर आपको बोलेंगे ना स्टूडेंट बी की जो है वो वेट की मदद से, उसके मास की मदद से उसका वेट निकालो, लेकिन आपको मास स्टूडेंट ए का दिया हुआ हो, तो आप स्टूडेंट बी का मास पुट कर सकते हो, स्टूडेंट ए का मास ही पुट कर सकते हो, और स्टूडेंट बी का ही मास आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि सेम है दोनों का मास। आई होप समझ गए होगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं हो रहा होगा। अब इसको फिजिक्स में समझाऊंगा डिटेल में ले जाकर। वही कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाओ, ये ए, ये पूरा का पूरा बी, ये ए और ये सी और ये डी। x + 1 x - 1, ब्रैकेट ज़रूर लगाना। हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्लस हो रहा हो, कभी कभार माइनस भी हो रहा होता है, तो फिर एक ब्रैकेट ना लगाने की वजह से दोबारा मुश्किल होगी। अब इसको ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आराम से काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरी आंखें जलन कर रही हैं, तो इसीलिए, ठीक है। 1 + 2 आपको पता है ऊपर ले जाके वो प्लस होता है, और 1 ऐसे ही रहता है, मतलब जब C नीचे आता है तो बस D माइनस में चला जाता है, ठीक है। अभी ये रूल पढ़ाया है आपको, तो यहाँ भी इसी को काम फॉलो करो। ए वाली चीज़ को ऊपर ले आओ, ये पूरी ए वाली इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इक्वेशन तो ये पूरा मिल के बना रही है, और बी वाली चीज़ को बस माइनस में लिख दो, इतना बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। x + 1 और इसके बाद है x - 1, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट्स ख़त्म कर दो, x + 1 और ये हो गया x - 1 और x + 1 और ये हो गया x - 1, ये हो गया 3 और ये हो गया -1, ठीक है। 3 कैसे हुआ समझ गए ना, x + 1 x - 1 माइनस x + 1 प्लस x - 1, ठीक है। ये x बना रहा हूँ मैं, शायद n लग रहा हूँ बच्चों को, जल्दी बना रहा हूँ तो इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा, देखो माइनस का स्क्वायर रूट x - 1 इससे कैंसिल,
और ये प्लस का स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, प्लस के से कैंसिल, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, ऐड कर दो 2x प्लस वन, और नीचे में आ रहा है -2, क्योंकि देखो प्लस आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, तो x -1, ठीक है। माइनस कैसे आ रहा है पता चल रहा है ना कि भाई देखो ये इधर माइनस, ये इसके साथ प्लस हो गया था, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और ये -3 बच गया। अब ऊपर करता हूँ बकिया सवाल। तो यहाँ हमारा बकिया सवाल का सलूशन आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर वो कहाँ गया स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट मैंने ऐसे बाहर करके लिख लिए, दोनों में थे ना, कॉमन निकाल लिया -3। तो आपको पता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो स्क्वायर ले लो, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। ये इस पर स्क्वायर रूट लिख दिया मैंने, और यहाँ मैंने स्क्वायर लिख दिया, और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x प्लस 1, x बनाने में मुश्किल हो रही है, x माइनस 1, ठीक है, और ये 9 हो गया, ठीक है। अभी स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट नहीं लिया, तो इसलिए इसका एक ही आंसर आएगा। तो x प्लस 1 और x, ठीक है, इसको x बनाता हूँ, तो ये x प्लस 1, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 9x और ये हो गया 9, ठीक है। अच्छा, अब ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, और ये यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। बाकी ये स्टेप यहाँ कर लेंगे अगर कुछ बचता है तो। 9x माइनस, ठीक है, ये यहाँ के माइनस हो गया, तो ये 10 हो गया, और ये हो गया 8x। तो x की वैल्यू अब आपके पास यहाँ पर आ गई, 8 नीचे चला जाएगा, 10 और ये 8, तो दोनों एक ही टेबल पे तो नहीं आते हैं, मतलब एक टेबल पे आते हैं, ये आता है 4 पर, ये आता है 5 पर, ये जवाब है 5/4। तो बिल्कुल सही जवाब आया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सर इतना दर्द कर गया कि वो मुझसे x नहीं बन पा रहा, क्योंकि आप जब कोई चीज़ बनाते हो तो गौर करते हो ना उस पर, तो वो मेरा सर इतना दर्द हो गया, मैं उस पर गौर नहीं कर पा रहा x बनाने के लिए। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, पार्ट 3। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, पार्ट 3 करके उसे जो है वो हमें बताया गया है। सेम तरीके से हमने इसे करना है, x प्लस 5 और x माइनस 5 और x माइनस 5 x प्लस 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेम वही इसमें रूल लगेगा, वही इसमें मेथड लगेगा। तो मैं लिख देता हूँ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, ठीक है, ये है। तो अब एक काम करते हैं कि इसको छोटा सा ना करते हैं कि इसमें ना हम माइनस की साइन, जो प्लस की साइन आती है ना, उसको डायरेक्ट ले लेते हैं, मतलब ब्रैकेट नहीं बनाते हैं। तो ये ऊपर आके तो प्लस ही होता है, तो साइन तो कोई भी तब्दील होगी नहीं, हमें पता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि कुछ टाइम सेव होगा और जल्दी भी हो जाएगा सवाल। अब आप लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, और ये 10 के साथ नीचे आकर 1 और 10 वहाँ माइनस में चला जाएगा। तो सेम काम यहाँ भी करना है हमने, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, x ऊपर से नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तो माइनस रहेगा क्योंकि ये पूरा एक खुद ही ब्रैकेट है ना, यहाँ तो माइनस रहेगा। अच्छा, अब
यहाँ पर माइनस लगता है हमारे पास, ठीक है, माइनस लगता है ना ब्रैकेट में, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस लगाते हैं, तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा बल्कि। तो ये हो गया हमारे पास x + 5 स्क्वायर रूट, और यहाँ ये -1 +1 से कैंसिल, और ये हमारे पास हो गया x - 5, और ये हो गया 11, और ये हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस भी आ जाएगा, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 10 के साथ बड़ी साइन है ना। तो अब स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जा सके, 11 और ये 9। अब स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लो, यहाँ लिख भी लो, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। चलो अब इसे ऊपर करते हैं बकिया। तो देखो ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया x + 5 x - 5, और 11 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, आई थिंक 121 आता है, 11 × 11 तो 121, और डिवाइडेड बाय 9 का तो आपको पता है 9 का स्क्वायर आपके पास आता है 81, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों तो एक टेबल पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो 81x और प्लस 81 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दो कैलकुलेटर की मदद से, 405, ठीक है। अब इसी तरह से 121 और x और 5 को मल्टीप्लाई करा दो 121 से, 905, ठीक है। देखो x को मल्टीप्लाई करा दिया 121 से और 5 को मल्टीप्लाई करा दिया हमने 121 से, तो x को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 121x और -81x, ठीक है। अच्छा 405 प्लस 605 तो 1010, और इसको भी कर लो सॉल्व, 212 - 81 81 है, 40 आएगा, और x, ठीक है। तो अब कर दो बस सिंपल डिवाइड, अब तो इतनी तो मैथमेटिक्स हम कर लेंगे कि 1212 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 101 और 4, ठीक है, 101 और 4 ये हमारा जो है वो आंसर है, और बिल्कुल सही आ रहा है 101 और 4, ठीक है, ये हमारा जवाब आ गया। आई होप समझ आ गया हो। आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि पार्ट 4 है। नो डाउट स्टूडेंट ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, मैंने तो काफ़ी तेज़ी में करवाया, लेकिन मसला यहाँ ये बना कि ये जो एक्सरसाइज है ना आपके पास, इंक भी ख़त्म हो गई है मार्कर की, तो जब तक चल रहा है चलाते हैं, फिर मार्कर रिप्लेस करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें मसला ये आया कि इसमें काफ़ी जो है ना रूल्स लगाने थे, और सवाल बड़े भी थे इसके काफ़ी, लेकिन चले हो गए सारे सवाल हमारे एक ही वीडियो में। अभी अपलोड मैं करवा दूंगा, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा, जो भी वो समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। मैंने डिटेल में समझाया, कुछ भी स्किप करा नहीं है, तो ताकि जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। स्किप कर देते हैं ना फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। वही रूल लगाना है, बाय सॉल्यूशन लिख के, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो x + 3 का स्क्वायर प्लस x - 1 का क्यूब दिया ना इन्होंने में, हाँ, ठीक है। अब ये वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो प्लस ही लिखी जाएगी, ब्रैकेट करके लिखो या नहीं लिखो, चलो इसको ब्रैकेट बना देता हूँ,
फिर इधर ही इसका ब्रैकेट हटा दूंगा, इसी स्टेप में ब्रैकेट हटा दूंगा, ठीक है। x प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस x माइनस 1 का क्यूब, तो 11 प्लस 7, यहाँ लिख लो x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर। और आपको पता है जब ये वाली चीज़ ऊपर आती है, जब वाली चीज़ ऊपर से आती है नीचे, तो ये प्लस का साइन है। ये चीज़ मैंने ऊपर से लिख ली और इस चीज़ को माइनस में करके लिख दिया, पूरे ब्रैकेट को, मतलब इस पूरी टर्म को। और यहाँ ठीक है, यहाँ इसको भी करना पड़ता है हमें कि 7 11 माइनस 7, ठीक है। तो यहीं पर अब माइनस की साइन हटा देते हैं। देखें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि सब हो रहा है आपस में प्लस, तो एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने हटा दिया, अब ये वाली माइनस साइन इससे हो गई और यही माइनस साइन इससे होकर इससे प्लस करा दिया इसने, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो ये माइनस का इस प्लस से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास, और पावर भी सेम होनी चाहिए कैंसिल होने के लिए, प्लस का 3 और ये स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का इस प्लस से कैंसिल हो गया और ये हो गया मेरे पास x माइनस 1 का क्यूब, और ये 2 आ गया। ये आ गया मेरे पास 18 और ये आ गया मेरे पास 3, ठीक है। 11 माइनस 7 4 होता है, ठीक है, 3 नहीं होता। अच्छा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब यहाँ आ गया मेरे पास x माइनस 1 का क्यूब, और ये भी आपस में कैंसिल हो रहा है, 18 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 9/2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक हो गया। अब इधर जो है ना x प्लस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और इधर x माइनस 1 के क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला लग के स्क्वायर प्लस 2x और 3 और 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर का फॉर्मूला और ये 9 एज इट इज आ गया। अब यहाँ क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा -3 फॉर्मूले वाला है, और एक्स और ये 1, ठीक है। अब आएगा +3 और ये स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको बेहतर करके लिख देता हूँ, जगह ना असल में बहुत कम है यहाँ बेहतर करके लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 1, मतलब प्लस आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और 3, ठीक है। 3 की जगह ये x आ जाएगा और ये 1 में यहाँ स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस में आ जाएगा आपके पास 1 का क्यूब। तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये जगह ज़्यादा ले ली है इसने, 9/2 इधर एज इट इज आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास a क्यूब, उसके बाद आपके पास आ गया -3ab और a का स्क्वायर, और फिर +3a और b का स्क्वायर, फिर -b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, ठीक है। ये 2 हो गया, ये हो गया आपके पास 6x। अब इसको कोशिश करते हैं कि ये हो जाए हमारे पास, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 3x और -1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस 12x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 12, और ये 18, ठीक है। अब इसको भी करा देते हैं, 9x का क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 27x और -9। अब इस पूरी टर्म को इधर उठा के लिख देते हैं। पहले
इसको लिख लेते हैं क्यूब वाली टर्म को, 27x² प्लस 27x माइनस 9, ठीक है। 9x क्यूब माइनस 27 प्लस 27x माइनस 9, अच्छा ये आ गया -2x² प्लस 12x प्लस 18। अच्छा साइन होगी तब्दील क्योंकि इस तरफ आए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस लिख दिया था मैंने, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर की मदद से जो सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, या विदाउट कैलकुलेटर भी चाहें तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपस में हो, ये तो हो गया हमारा ये, और ये आपस में हो जाएगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। तो 27 2 क्या हो गया हमारे पास 29, ठीक है, माइनस का 29x² प्लस 27x माइनस 12x प्लस 27x माइनस 12x आपके पास आ गया प्लस का 15 ही आएगा, प्लस का 15x माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस 27 हो गया, ठीक है। ये एज इट इज़ आ गया। 27 के साथ मैंने 2 को सॉल्व किया तो मेरे पास आया था 29x², और फिर उसके बाद मेरे पास 27 और माइनस 12 होया तो 15 आ गया था। अब इसको जो है ना वो क्यूब के फॉर्मूले में डाल देते हैं कैलकुलेटर की मदद से, या फिर आप फार्मूला लगा लीजिएगा। तो 9 माइनस 29 प्लस 15 माइनस 27, तो बिल्कुल सही है, इसका 3 जवाब आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब आया है हमारे पास 3। अच्छा अब बहुत से बच्चे ना यहाँ से कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहाँ से किया क्या। देखो भाई यहाँ से मैंने ना, आप चाहो तो क्यूब वाला फार्मूला लगा लेना, क्वाड्रेटिक में क्यूब वाला फार्मूला भी आता है तो वो लगा लेना, ठीक है इधर। या अगर वो नहीं लगा रहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ये क्यूब है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए ही काफ़ी टाइम चाहिए होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं इसको क्यूब लिख देता हूँ, मार्कर बिल्कुल ही दम तोड़ गया हमारा। अच्छा ये भी मार्कर दम तोड़ गया, तो ये जो है वो हमारे पास क्यूब आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसकी मदद से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसकी मदद से आप निकालोगे ना सॉल्व हो जाएगा। देखो मैंने भी इसका आंसर निकाला है ना, मैं ज़रा लाइट बंद कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसका क्या आंसर आया। इसको मैं पहले, ठीक है, देखो ये इस तरह से मैंने डाला ना, 9 डाला, 20 माइनस 29 डाला, प्लस 15 डाला, माइनस 27 तो आ गया। अब यहाँ पर ना देखो असल में इस पे लग रहा था एक फार्मूला, वो फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ, उसकी मदद से आप खुद भी कर सकते हो ये। हाँ तो ठीक है, ये जो है वो आप इसका जो है वो लिख लीजिएगा। अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा ना, 9x³ माइनस 29x² प्लस 15x माइनस 27, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, 8-10 मिनट इसमें भी निकलेंगे हमारे। कोई हो जाएगा सॉल्व, ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व होगा नहीं, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसमें हमें टाइम लग जाएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। आई होप वो फार्मूला क्यूब का भी मेरे पास नहीं है, वरना वो क्यूबिक फार्मूला मैं आपको लिखवा देता, ठीक है। तो यहाँ मैंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया है, ये हो गया है। अगर फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ये जो इक्वेशन है इसका एक सोल्यूशन अलग से भी बना के करा दूँगा, ठीक है। सिर्फ इतनी इक्वेशन का कि ये किस तरह से x की वैल्यू 3 दी इसने। बाकी जो मैंने वो वैल्यूज़ पुट की थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे इसका आंसर आया था। जो मैंने वो वैल्यू पुट की थी, ये देखें मैंने वो सेम वैल्यूज़ है जो कि यहाँ पर हमने लिख रखी हैं, ठीक है, कि मैच कर लीजिएगा। x9 डाला, माइनस 29 डाला, 15 डाला और 27 डाला, तो आपका आंसर आया x13, और बाकी फिर वो अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें 3 चाहिए था, तो ये प्रूफ्ड हो गया हमारा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।